हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू गुरुजी क्लासेस वंस अगेन। आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1, जो कि है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो इसमें हम पढ़ेंगे क्रॉप कैसे उगती है, फिर उसके बाद उसके क्या क्या प्रोसेस होते हैं। तो ये सब आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो पहले कह रहे हैं, पहेली एंड बूजो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। देयर अंकल इज अ फार्मर. One day they saw some tools like kurpi, sickle, shovel, plug, etc. in the field. जो पहेली और पूजो थे, वो अपने अंकल के घर जाते हैं समर वेकेशंस में। और जो उनके अंकल थे वो एक फार्मर थे। उन्होंने देखा कि उनके पास कई सारे टूल्स थे, जैसे कि खुरपी, सिकल, शॉवल एंड प्लग, और बहुत सारे टूल्स जो कि हमारे फील्ड्स में यूज होते हैं क्रॉप्स को उगाने के लिए। You have learned that all living organisms require food. Plant can make their food themselves. तो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको फूड चाहिए होता है, और फूड कौन बनाते हैं? प्लांट्स. कैन यू रिकॉल हैव हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर फूड? क्या आपको याद है कि जो प्लांट्स है वो अपना फूड कैसे बनाते हैं? एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. जो एनिमल्स होते हैं और ह्यूमंस होते हैं वो अपना फूड खुद नहीं बना पाते. सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड? तो एनिमल्स को फूड कहाँ से मिलता है आप सब जानते हैं. बट फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई डू वी हैव टू ईट फूड? पर आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि हमें खाना क्यों खाना होता है. तो we need energy that food is utilized by organisms. जब हम फूड खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है, जिससे कि हमारी बॉडी में कई सारे फंक्शन परफॉर्म होते हैं, जैसे डाइजेशन, खाना पचने का प्रोसेस, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन. सो वी गेट आवर फूड. हमें खाना कहाँ से मिलता है? प्लांट, एनिमल और दोनों से. सो फूड हैज टू बी प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल. जब फूड लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस होता है तो उसे क्रॉप कहते हैं. इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी. सो सबको फूड प्रोवाइड करने पे लार्ज पॉपुलेशन को फूड कैसे प्रोवाइड करा जा सकता है? रेगुलर प्रोडक्शन से, प्रॉपर अच्छी मैनेजमेंट से, जिससे सबको खाना अच्छे से मिल सके और सारा खाना अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो सके. एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ते हैं. टिल 10,000 BCE पीपल वर नोमैडिक. जो 10,000 BCE से पहले के जो लोग थे वो नोमैडिक थे. दे वर वेंडरिंग. वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे फूड और शेल्टर को ढूंढने के लिए. दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्ट हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड. वो या तो कच्चे रॉ फ्रूट एंड वेजिटेबल खा लेते थे, नहीं तो वो एनिमल्स को मारकर खा लेते थे. लेटर देखो, और वे ये सब कब तक करते थे? जब तक वो अपने आप लैंड को कल्टीवेबल नहीं बना पाए और राइस, व्हीट और बहुत सारी क्रॉप्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाए. और आगे जाकर उन्होंने राइस, व्हीट और अदर फूड क्रॉप्स को उगाया, और इस प्रोसेस का क्या नाम पड़ा? एग्रीकल्चर. और इन्होंने ही एग्रीकल्चर बोर्न किया था. सबसे पहले एग्रीकल्चर नोमैडिक नहीं किया था. when people when the plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called crop. जब बहुत सारे प्लांट्स, एक तरह के प्लांट्स, जैसे हम वीट लें और बहुत सारे वीट को किसी लैंड पे जो कि कल्टीवेट हो, जो कि फर्टाइल हो, और वहां पे प्लांट्स उग सके, वहां पे बहुत सारे वीट उगा दे एक बहुत बड़े स्केल पे बहुत सारे प्लांट्स, उसको क्रॉप कहते हैं. जैसे कि यहाँ पे वीट का एग्जांपल देके बताया हुआ है. यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. हमने ये भी पढ़ा है कि क्रॉप्स अलग अलग तरह की होती है. कुछ सीरियल्स होते हैं, यानी दाल वगैरह, वेजिटेबल्स की भी होती है, फ्रूट्स की भी होती है. These can be classified on the basis of the season in which they grow.
इनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है इनके सीजन के हिसाब से कि ये किस किस सीजन में ग्रो करते हैं। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है। द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। सो यहाँ पे कहा जा रहा है जो इंडिया है एक बहुत बड़ी प्लेस है और यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल हर जगह पर अलग अलग है। अकॉर्डिंगली देयर इज अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स। हर पार्ट में डिफरेंट तरह की क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। और इसको कैसे आइडेंटिफाइड करते हैं? कुछ क्रॉपिंग पैटर्न से। और अलग अलग सीजन्स में अलग अलग क्रॉप उगाई जाती हैं। तो हमारे दो सीजन होते हैं, पहला होता है खरीफ सीजन। द क्रॉप्स विच आर शोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। हमारी खरीफ क्रॉप्स वो होती हैं जिन्हें रेनी सीजन में उगाया जाता है। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली, जो रेनी सीजन होता है इंडिया में वो जून से लेकर सितंबर तक का होता है। और पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट और कॉटन जो है ये हमारे खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल्स हैं। और ये कब उगते हैं? रेनी सीजन में। रबी क्रॉप्स क्या होती है? द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर। जो क्रॉप्स विंटर में उगाई जाती है उनको रबी क्रॉप्स कहते हैं। और इसकी क्या एग्जाम्पल है? व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। सो ये हमारी रबी क्रॉप्स हैं। बिसाइड दीज, pulses and vegetable are grown during summer at many places। और एक क्रॉपिंग होती है जो कि समर में भी की जाती है जिसमें कुछ और पल्सेस और वेजिटेबल्स उगाए जाते हैं कई प्लेसेस में। तो इसके बारे में हम अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। Cultivation of crops involves several activities undertaken by farmers over a period of time। So, जो कल्टीवेशन होती है क्रॉप्स की उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज होती है जो कि हर पीरियड ऑफ टाइम के बाद, यानी थोड़े थोड़े एक पीरियड होता है टाइम का, यानी थोड़े थोड़े समय के बाद की जाती है सारी एक्टिविटीज। यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज आर सिमिलर टू those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plant in your house। और आप सबने देखा होगा ये सब एक्टिविटी हमारे गार्डनर्स जो होते हैं वो भी परफॉर्म करते हैं अगर आपके घर में कोई क्रॉप उगी है। दीज एक्टिविटीज और टास्क आर रेफर्ड टू एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। और ये जितने भी टास्क परफॉर्म किए जाते हैं इनको एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहते हैं। तो सबसे पहली एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हमारी होती है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकंड होती है सोइंग, थर्ड होती है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, फोर्थ इरिगेशन होता है, फिफ्थ हमारा प्रोटेक्ट फ्रॉम वीड्स होता है, सिक्स्थ हार्वेस्टिंग और सेवंथ स्टोरेज होता है। तो आज हम इन सब के बारे में जितने भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है इनके बारे में डिफाइन करते हुए यानी और गहराई में सीखेंगे कि ये क्या होते हैं। पहला हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल आता है। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप। ये हमारा पहला स्टेप है किसी क्रॉप को ग्रो करने से पहले। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जो सॉइल होती है उसे थोड़ा लूज करते हैं और ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। These allows the roots to penetrate deep into the soil। और ये किस में हेल्प करता है? सोइल्स को गहराई में पकड़ने के लिए रूट्स के द्वारा। तो जो रूट होती है उनकी जड़ें मजबूत हो जाती हैं और प्लांट का जो सॉइल होता है उसके अंदर तक एकदम मजबूती बना लेती है। The loose soil allows the roots to breathe easily। और जो सॉइल लूज है इसकी वजह से जो प्लांट्स है वो आराम से सांस भी ले पाते हैं। इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल,
जबकि अगर वो गहराई में चले जाए सॉइल की तब भी। Why does the loosening of soil allows the roots to breathe easily? आखिर ये जो loosening of soil है ये क्यों प्रोवाइड करता है रूट्स को ऐसे जो कि वो ब्रीथ इजली कर ले? तो ये देखते हैं क्यों। The looser soil helps in the growth of earthworms and microbes present in the soil. जो looser soil होती है इसमें हमारे earthworms और छोटे छोटे माइक्रोब्स ग्रो कर जाते हैं। These organisms are friend of farmer और ये किसके फ्रेंड होते हैं? फार्मर के। Since they further turn and loosen the soil and add humus to it। और ये जो होते हैं ये प्लांट्स को सांस लेने में ब्रीथ करने में भी हेल्प करते हैं और जो नाइट्रोजन होती है उसको टर्न कर देते हैं किसमें? यूजेबल नाइट्रोजन में, जो कि प्लांट्स ले लेते हैं। और ये फ्रेंड्स भी होते हैं फार्मर के और लूज करते हैं सॉइल को और ह्यूमस भी प्रोवाइड करते हैं सॉइल में। बट व्हाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न्ड एंड लूजन्ड? और जो सॉइल होती है उसे हमें लूज क्यों करना पड़ता है? बट you have learnt in the previous classes that soil contain minerals, water, air and some living organisms। हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि जो सॉइल्स होती है उनमें मिनरल्स, वाटर, एयर और कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट होते हैं। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल गेट डीकम्पोज्ड बाय सॉइल ऑर्गेनिजम्स। और जो सॉइल में ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो मरे हुए प्लांट्स और एनिमल्स को डीकम्पोज करने में भी हेल्प करते हैं। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिजम्स आर रिलीज बैक इनटू द सॉइल। और इसकी वजह से क्या होता है? कई सारे न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो सॉइल को मिलते हैं और ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये प्लांट के द्वारा एब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं। Since only a few centimeters of the top layer of soil supports plant growth, turning and loosening of soil brings the nutrient-rich soil to the top so that plant can use nutrients। तो यहाँ पे हमें क्या कहा जा रहा है कि जो टॉप लेयर होती है वो प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करती है और अगर ये लूज होगी और टर्निंग होगी यानी लूज होगी तो जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल है वो ऊपर आ जाएगी, यानी जो टॉप सॉइल है वो न्यूट्रिएंट रिच हो जाएगी जिसकी वजह से प्लांट्स न्यूट्रिएंट को इजीली ले सकते हैं। thus turning and loosening of a soil is very important for cultivation of crops। इसलिए टर्निंग और लूजन करने का जो प्रोसेस है प्लांट्स में ये बहुत जरूरी है और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? टिलिंग या फिर प्लगिंग। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लग। और ये किसकी मदद से होता है? प्लग की। प्लग जो होता है वो वुड या फिर आयरन का बना हुआ होता है। इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई, अगर सॉइल ड्राई होती है तो प्लगिंग से पहले इसमें वाटर डालना पड़ता है। द प्लगिंग में है बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। और जो प्लग फील्ड होती है उसमें बड़े बड़े से थोड़े टुकड़े टाइप के बड़े बड़े से मोटे मोटे से पत्थर टाइप के बन जाते हैं सॉइल से, जिनको क्रम कहते हैं। इट इज नेसेसरी टू ब्रेक, और इनको ब्रोक करना बहुत जरूरी है। लेवलिंग द फील्ड इज बेनिफिशियल, और लेवल करना भी बहुत जरूरी है, और इरिगेशन भी। लेवलर ऑफ अ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। जो लेवलिंग होती है वो किसकी मदद से होती है? लेवलर की मदद से होती है। और लेवलर क्या करता है? सारी सॉइल को बिल्कुल इक्वल कर देता है, लेवल पे ला देता है, और जो क्रम्स होते हैं इनको भी ब्रेक कर देता है। सो समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। और कभी कभी टिलिंग यानी प्लगिंग से पहले सॉइल को मैन्योर भी प्रोवाइड कराई जाती है, जिससे कि जो मैन्योर है वो सॉइल में अच्छे से मिल जाए। द सॉइल इज मोशन बिफोर सोइंग। फिर उसके बाद सोइंग से पहले सॉइल को मॉइस्चर किया जाता है, यानी पानी डाल के थोड़ा उसे मॉइस्चर दिया जाता है। सो आगे देखते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। सो सीड्स को ग्रो करने से पहले जो सॉइल के क्लम्प होते हैं इन्हें तोड़ना बहुत जरूरी होता है, और ये बहुत सारे टूल्स की मदद से होता है, जैसे कि
प्लग, होए और कल्टीवेटर। तो अब हम इन्हीं टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लग, प्लग क्या होता है? प्लग हमारा पहले के समय से यूज होता हुआ आ रहा है सॉइल की प्लगिंग के लिए और फर्टिलाइजर ऐड करने के लिए और वीड्स रिमूवल के लिए भी। दिस इज मेड ऑफ वुड, ये वुड से बना हुआ होता है और ड्रॉन बाय अ पेयर, और दो यानी पेयर की बुल, हॉर्स या कैमल की मदद से यूज करा जाता है। इसमें एक स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन की स्ट्रिप होती है जिसे प्लग शेयर कहते हैं, जैसे ये रही। और जो इसका मेन पार्ट होता है वो एक लॉन्ग होती है, लकड़ी की लकड़ी सी बड़ी सी, और इसको प्लग शाफ्ट कहते हैं, जैसे ये हमारी प्लग शाफ्ट है। वहां पे एक हैंडल भी होता है एंड में, और द अदर एंड अटैच टू अ बीम, और दूसरे एंड पे एक बीम होती है जो कि अटैच कर दी जाती है बुल से, और फिर बुल प्लगिंग करती है। ओके। और इसके बाद हमें और बताया हुआ है होए के बारे में। होए क्या होता है? होए हमारा वीड्स को रिमूव करने के लिए और प्लगिंग के लिए बहुत ही यूजफुल होता है। इट हैज लॉन्ग रॉड ऑफ वुड, इसमें एक लॉन्ग रोड होती है वुड की या फिर स्टील की और आयरन की होती है, और एक स्ट्रॉन्ग ब्रॉड बेंट प्लेट होती है जो कि इसके एक एंड पे अटैच्ड होती है और ब्लेड की तरह से यूज होती है एनिमल्स की प्लगिंग के लिए और उनके पुल के लिए। ये थे हमारा होए के बारे में। अब हम पढ़ते हैं कल्टीवेटर। नाउ अ डेज प्लगिंग, आजकल जो हमारी प्लगिंग है वो ट्रैक्टर को डिवाइड करके कल्टीवेटर से हो ही जाती है। यानी यहाँ पहले एक तरफ ट्रैक्टर होता है शुरू में और उसके पीछे कल्टीवेटर अटैच कर दिया जाता है जो कि प्लगिंग कर देता है। ये हमारा लेबर और टाइम दोनों बचाता है। अब हम पढ़ते हैं सोइंग के बारे में कि सोइंग क्या होता है। सोइंग हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है जो कि हमारा होता है प्लांट प्रोडक्शन में, क्रॉप प्रोडक्शन में। तो इससे पहले, सोइंग से पहले हमें गुड क्वालिटी, क्लीन और हेल्दी सीड्स की जरूरत होती है और ये सिलेक्ट किए जाते हैं। तो अब ये कैसे सिलेक्ट किए जाते हैं? या तो फ्लोट वाले सीड्स अच्छे होते हैं या लाइटर सीड्स अच्छे होते हैं। और सीड्स लाइटर क्यों होते हैं? तो हम पहले ये जानते हैं, जो डैमेज सीड्स होते हैं वो अंदर से खोखले हो जाते हैं, होलो हो जाते हैं, होलो मतलब खोखले, और फिर वो लाइटर हो जाते हैं और इसकी वजह से वो पानी में तैरते हैं। और सबसे अच्छा मेथड क्या है सेपरेशन का? कि हेल्दी सीड्स को अलग कर लो और डैमेज वंस को अलग कर लो, कि जो फ्लोट करे वो डैमेज्ड है और जो नीचे पानी में बैठ जाए वो गुड सीड्स है। तो अब सीड्स को उगाया कैसे जाता है? जो पहले यूज होता था सीड्स को उगाने के लिए मेथड, वो था कि सीड्स को एक फनल टाइप में भर दिया जाता था और 2-4 पाइप के द्वारा वो अलग अलग जगह पे सीड्स चले जाते थे और सॉइल में प्लेस कर दिए जाते थे। इसमें जो सीड्स थे वो ज्यादा अच्छे से नीचे अंदर बैठ नहीं पाते थे। अब सीड ड्रिल से कैसे करते हैं? आजकल हम सीड ड्रिल का भी यूज करते हैं और इसमें कैसे करते हैं? ये ट्रैक्टर की हेल्प से होता है। ट्रैक्टर लगा देते हैं और उसके पीछे सीड ड्रिल, इसमें सीड्स भरे जाते हैं और वो इक्वल डिस्टेंस और डेप्थ पे सारे सीड्स हो जाते हैं। इट एंश्योर्स दैट सीड्स गेट कवर्ड सॉइल आफ्टर सोइंग, और ये जो सीड्स है ये अच्छे से कवर हो जाने चाहिए ताकि इनको बर्ड्स ना खाए। और सोइंग जो है, ये सीड ड्रिल का प्रोसेस है, इससे हमारी टाइम लेबर दोनों बचती है। एप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज नेसेसरी, जो एप्रोप्रिएट डिस्टेंस होता है सीड्स में वो जरूर होना चाहिए जिससे कि प्लांट को सनलाइट, न्यूट्रिएंट और वाटर मिल सके। हमें कुछ ही प्लांट्स को एक साथ उगाना चाहिए। अगर हम ज्यादा प्लांट्स बिल्कुल चिपका चिपका के उगा देंगे तो उनको अच्छे से सनलाइट, न्यूट्रिएंट और वाटर नहीं मिल पाएगा और कोई भी प्लांट हेल्दी
नहीं होगा। तो अब हमारा अगला टॉपिक है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ये कुछ सब्सटेंस होते हैं जो कि सॉइल में ऐड किए जाते हैं प्लगिंग से पहले या फिर सोइंग के बाद, जिससे कि जो प्लांट्स हैं वो हेल्दी रह सके। सो देखते हैं ये क्या है। ये जो है ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं सॉइल को, और जिससे कि प्लांट अच्छी ग्रोथ कर सके। सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट। और जब हम सॉइल में मैन्योर फर्टिलाइजर ऐड कर देते हैं तो उसके बाद मिनरल्स जो है वो सॉइल से क्रॉप्स को सप्लाई कर दिए जाते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल, ये बहुत जरूरी होते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए। इन सर्टेन एरिया फार्मर ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। कुछ जगह ऐसा भी होता है जो क्रॉप है वो एक के बाद एक क्रॉप उगा दी जाती है। द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो। जो फील्ड है वो कभी भी खाली या फिर अनकल्टिवेट नहीं रहती। Continuous cultivation of crops make the soil poor in nutrients। अगर हम कंटिन्यू क्रॉप्स को उगाते रहेंगे तो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स जो है वो कम हो जाएंगे। Therefore, farmers have to add manure to the fields to replenish the soil with nutrients। इसलिए फार्मर मैन्योर ऐड करते हैं जिससे कि सॉइल को अपने न्यूट्रिएंट्स मिल सके। और मैन्योर ऐड करने के प्रोसेस को मैन्योरिंग कहते हैं। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योर, अगर हम उसमें कम या फिर ज्यादा भी डाल देंगे मैन्योर तो हमारा प्लांट वीक हो जाएगा। हमें एक प्रॉपर अमाउंट में डालना चाहिए। मैन्योर इज अ ऑर्गेनिक सब्सटेंस obtained from the decomposition of plant or animal waste। हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा था जो हमारा मैन्योर है वो हमें कैसे मिलता है, डिकम्पोजिशन से, प्लांट और एनिमल की वेस्ट से। फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। जो फार्मर होते हैं वो प्लांट और एनिमल वेस्ट को एक खुले में डाल देते हैं और उसके बाद डिकम्पोजिशन के लिए छोड़ देते हैं। हमने पढ़ा था ना कि कुछ अर्थवार्म या फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको डिकम्पोज कर देते हैं और फिर ऑर्गेनिक मैन्योर को फॉर्म कर देते हैं। अब हम करते हैं अपने नेक्स्ट। फार्मर्स आर केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कुछ न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर? ये मैन्योर से कैसे अलग होते हैं? फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। ये जो है ये फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल्स है यूरिया, एमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटैश या फिर एनपीके। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये कुछ ही न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं, सभी न्यूट्रिएंट्स में रिच नहीं होते। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज हेल्प द फार्मर्स टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स सच एज व्हीट, पैडी एंड मेज। इसका भी बहुत यूज है, ये प्लांट्स को अच्छे ग्रो करने में हेल्प करते हैं। बट एक्सेसिव, अगर हम ज्यादा यूज करेंगे फर्टिलाइजर का तो सॉइल लेस फर्टाइल हो जाएगी। फर्टिलाइजर्स हैव बिकम सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। जो फर्टिलाइजर्स है वो वाटर पॉल्यूशन का भी सोर्स है। Therefore, in order to maintain the fertility of soil, we have to substitute fertilizers with organic manure or leave the field uncultivated in between two crops। तो सबसे बढ़िया मेथड है फर्टिलाइजर यूज करने बजाय कि आप या तो ऑर्गेनिक मैन्योर यूज करें, नहीं तो दो क्रॉप्स को उगाने से पहले थोड़ी देर यानी कुछ 1-2 मंथ्स के लिए फील्ड को ऐसे ही छोड़ दे जिससे कि वो अपने न्यूट्रिएंट्स ले सके। द यूज ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर। जो मैन्योर है ये सॉइल का टेक्सचर भी अच्छा करती है और उसकी वाटर कैपेसिटी भी बढ़ाती है और सॉइल को न्यूट्रिएंट्स भी देती है। एक और मेथड है
सोइल को उसके न्यूट्रिएंट्स वापस रिप्लेनिश करने का क्रॉप रोटेशन। ये क्या है? दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली। इसमें अलग अलग क्रॉप अल्टरनेटली उगानी होती है। जैसे कि अर्लियर फार्मर्स जो थे वो क्या करते थे, एक सीजन में वीट उगाते थे और एक सीजन में कुछ और उगाते थे। इससे अलग अलग दो क्रॉप्स को उगाने से उनके न्यूट्रिएंट्स कम नहीं होते थे। ये हमें कुछ डिफरेंसेस दे रखे हैं फर्टिलाइजर और मैन्योर में। फर्टिलाइजर मैन मेड होते हैं और मैन्योर नेचुरल सब्सटेंस होते हैं जो कि डीकम्पोजिशन से बनते हैं। फर्टिलाइजर फैक्ट्री में बनते हैं और मैन्योर फील्ड में बनते हैं। फर्टिलाइजर्स ह्यूमस नहीं प्रोवाइड कराते और मैन्योर बहुत सारा ह्यूमस प्रोवाइड कराते हैं सॉइल को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फर्टिलाइजर्स बहुत रिच होते हैं नाइट्रोजन में, फास्फोरस और पोटेशियम में, बल्कि ये न्यूट्रिएंट्स में जो मैन्योर होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स में कम रिच होते हैं। तो आगे हमें कुछ मैन्योर की एडवांटेज बताई है। इससे हमारी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल की अच्छी हो जाती है। ये सॉइल को पोरस बनाता है जिससे कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है वो इजीली हो सके। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। इससे बहुत सारे फ्रेंडली माइक्रोब्स भी बढ़ जाते हैं, जैसे कि अर्थवर्म वगैरह, जो कि प्लांट्स को अच्छे से ग्रो करने में हेल्प करते हैं। और इससे जो सॉइल का टेक्सचर है वो भी अच्छा हो जाता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है देखते हैं। ऑल लिविंग बीइंग्स नीड वाटर टू लिव। सभी लिविंग बीइंग्स को वाटर चाहिए होता है। वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वाटर बहुत ही जरूरी है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट। जो प्लांट्स में वाटर दिया जाता है वो उनकी रूट्स जो होती है वो एब्जॉर्ब कर लेती है विद मिनरल्स के संग, और जो फर्टिलाइजर उसमें डाला जाता है। प्लांट में 90% वाटर होता है। वाटर is essential because germination of seeds। जो जर्मिनेशन होती है सीड्स को, यानी सीड्स को उगाने के लिए वाटर बहुत जरूरी है, और ये ड्राई प्लेसेस में नहीं हो पाता, ड्राई कंडीशंस में नहीं हो पाता। न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ प्लांट। उसके बाद जो रूट्स प्लांट से रूट सॉइल से वाटर ले लेती है वो सभी पार्ट्स को पहुंचाया जाता है। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट। जो वाटर होता है वो क्रॉप्स को गर्मी से भी बचाता है टू मेंटेन, जिससे कि क्रॉप्स को मॉइस्चर मिलता रहे हेल्दी ग्रोथ के लिए। फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड। फील्ड को अच्छे से हर रोज वाटर करना होता है। द सप्लाई, जो सप्लाई होती है वाटर की एट रेगुलर इंटरवल्स, हर रोज हर रेगुलर इंटरवल पर, हर इंटरवल मतलब कुछ टाइम पीरियड के बाद, उसको इरिगेशन कहते हैं। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। जितने टाइम के बाद उसे पानी चाहिए और कितना पानी चाहिए वो हर क्रॉप पे डिपेंड करता है, और सॉइल पे डिपेंड करता है, और सीजन पे भी डिपेंड करता है। इन समर में वाटर प्लांट्स को ज्यादा चाहिए होता है ताकि वो अपना वो जो मॉइस्चर होता है वो रख सके और इवेपोरेशन का रेट भी ज्यादा हो जाए। अब इरिगेशन कैसे कैसे होता है, क्या क्या सोर्स है? सबसे मेन सोर्सेज है वेल्स, ट्यूब वेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर, डैम्स एंड कैनाल्स। अब कैसे वाटर प्रोवाइड कराया जाता है, इरिगेशन कैसे दिया जाता है प्लांट्स में? द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनाल्स इज लिफ्टेड अप बाय, ये अलग अलग प्रोसेस से प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि हमें ये पिक्चर्स दिखाई है, ये मोट यानी कि पुली सिस्टम की पिक्चर है, ये सेकंड चेन पंप, ढेकली और राहत की पिक्चर है। तो आपको इन पिक्चर्स को ऑब्जर्व करना है केयरफुली और बताना है कि कैसे जो वाटर है वो प्लांट्स को प्रोवाइड कराया जा रहा है। पंप्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर। आजकल पंप यूज किए जाते हैं प्लांट्स में वाटर पहुंचाने के लिए। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी, और डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी या फिर सोलर एनर्जी की मदद से
ये पंप्स रन किए जाते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे आजकल के मॉडर्न मेथड्स के बारे में इरिगेशन के। पहला है स्प्रिंकल सिस्टम। दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड। ये अनइवन लैंड पे ज्यादा जरूरी होता है जहाँ पे सफिशिएंट वाटर नहीं पाया जाता। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोज ऑन टॉप्स। इसमें जो पाइप होते हैं उनमें रोटेटिंग नोज होती है जो कि पानी को सारी तरफ फेंकती है, और इसको जो पाइप है इनको एक मेन पाइपलाइन से जोड़ दिया जाता है जहां से इनको रोज का रोज वाटर मिलता रहता है। When water is allowed to flow through the main pipe under the pressure, जब मेन पाइप से प्रेशर के संग वाटर आता है तो ये नोजल्स से निकलता है। नोजल्स की मदद से ये पूरे में स्प्रिंकल हो जाता है, और ये जो है ये बहुत जरूरी होता है लोन्स की फार्मिंग में, कोक प्रोडक्शन में, कॉफी की प्रोडक्शन में, या फिर अदर क्रॉप्स में भी बहुत जरूरी होता है। अब ड्रिप सिस्टम क्या है, आपको ये समझ में आ गया? ये किसी मेन पाइपलाइन से जोड़ दिया जाता है, वहां से प्रेशर से जब पानी आता है तो यहाँ से पानी निकलता है और खूब सारा सफिशिएंट अमाउंट में पानी जो है वो वाटर्स को मिल जाता है और इरिगेशन हो जाती है। अब ड्रिप सिस्टम, इन दिस सिस्टम द वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स। इसकी मदद से जो वाटर होता है वो सीधा प्लांट्स की रूट्स तक पहुंचता है। इसको ड्रिप सिस्टम कहते हैं, और इसमें वाटर बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता। ये फ्रूट गार्डन्स में या प्लांट्स में बहुत जरूरी मेथड है। इससे ना वाटर वेस्ट होता है, और ये ज्यादातर जहाँ पे कम पानी होता है वहाँ पानी बचाने के लिए यूज किया जाता है। तो ये था हमारा ड्रिप सिस्टम। तो अब अगला प्रोसेस क्या होता है, तो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होता है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। बूजो एंड पहेली जो थे वो नियर बाय वीट फील्ड में जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि कुछ अलग क्रॉप्स भी उगी हुई हैं जो कि वीट की नहीं है। तो इन अ फील्ड many other undesirable plants may grow naturally along with the crop. The undesirable plants are called weeds. जो ये अनडिजायरेबल यानी कोई और प्लांट्स वीड्स कहते हैं इनको, और ये जब किसी क्रॉप में उग जाते हैं तो इन्हें वीड्स कहते हैं, और इन वीड्स को हटाने के प्रोसेस को वीडिंग कहते हैं। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स कंप्लीट विद द क्रॉप प्लांट फॉर वाटर न्यूट्रिएंट शेप स्पेस एंड लाइट। सो वीडिंग इसलिए जरूरी है ताकि जो ये वीड्स है ये यहाँ से हट जाए और प्लांट्स को सफिशिएंट अमाउंट में सारी नीड्स मिल सके, और ये इफेक्ट पे भी करते हैं, ये प्लांट्स की ग्रोथ पे भी इफेक्ट करते हैं। सम वीड्स कुछ हार्वेस्टिंग में भी दिक्कत करते हैं और कुछ पॉइजनस भी होते हैं वीड्स। फार्मर अडॉप्ट मैनी वेज। फार्मर्स बहुत सारे प्रोसेस यूज करते हैं इन वीड्स को रिमूव करने के लिए। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स। जो टिलिंग है जो कि सोइंग से पहले होता है, इससे भी वीड्स किल हो जाते हैं। विच ड्राई अप, जो कि ड्राई हो जाते हैं, एंड सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं। द बेस्ट टाइम, जो सबसे अच्छा टाइम होता है वीड्स को रिमूव करने के लिए, वो होता है जब फ्लावर्स उगे उससे पहले। द मैनुअल रिमूव इंक्लूड फिजिकल रिमूव ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड। जो मैनुअल प्रोसेस है वीड्स को हटाने का वो है कि उनकी या तो अपरूटिंग कर दो, या तो उन्हें पूरा निकाल लो, या फिर उनको कट कर दो। सो ये किससे होता है? खुरपी की मदद से होता है। A seed drill is also used to uproot weeds. वीड्स को हटाने के लिए हम सीड ड्रिल्स का भी यूज करते हैं। जो वीड्स है वो कुछ वीडीसाइड्स की भी मदद से हटाए जाते हैं, जैसे कि 2,4-D। इनको स्प्रे कर दिया जाता है और इससे वीड्स मर जाते हैं। दे डू नॉट, ये क्रॉप्स को भी डैमेज नहीं पहुंचाते। द वीडीसाइड्स आर डिल्यूटेड विद वाटर। इनको वाटर में मिक्स करके स्प्रे किया जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं
यहाँ पे एक फार्मर है, इसके टैंक के अंदर वीडीसाइड है जो कि वाटर में मिक्स है और ये प्लांट्स में स्प्रे करा जा रहा है जिससे कि जो वीड्स है वो कट जाए यानी किल हो जाए और जो क्रॉप्स है उन्हें सारी नीड्स सफिशिएंट मिल जाए। एज ऑलरेडी मेंशन द वीडीसाइड्स आर स्प्रेड, ये जो है ये वेजिटेटिव ग्रोथ से पहले करे जाते हैं। इसका मतलब जब फ्लावरिंग होती है और फ्रूट उगने वाले होते हैं उससे पहले इनको रिमूव किया जाता है। स्प्रेइंग ऑफ वीडीसाइड्स में इफेक्ट द फ्लावर्स, और स्प्रे जो होता है वीडीसाइड्स का ये कभी कभार फार्मर्स की हेल्थ को भी नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए उन्हें अपना मुंह नोज सब कुछ कवर करके इसको छिड़कना चाहिए। तो अगला प्रोसेस देखते हैं। तो हमारा अगला प्रोसेस है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क, ये बहुत जरूरी टास्क होता है। द कटिंग ऑफ क्रॉप, जब क्रॉप मैच्योर हो जाए, जब पूरी तरह से क्रॉप तैयार हो जाए तो हार्वेस्टिंग कहते हैं उसको, जब हम उसे कट करते हैं। इन हार्वेस्टिंग, जब हम हार्वेस्ट करते हैं क्रॉप्स को या तो खींच लिया जाता है, निकाल लिया जाता है या फिर उन्हें कट कर लिया जाता है। और ये कब होता है? सीरियल क्रॉप हर 3 से 4 मंथ बाद मैच्योर हो जाती है। हार्वेस्टिंग इन अवर कंट्री इज आइदर, हमारी कंट्री में जो हार्वेस्टिंग का प्रोसेस है वो तो सिकल से किया जाता है या फिर एक मशीन से करा जाता है जिसको हार्वेस्टर कहते हैं। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप, जब क्रॉप हार्वेस्ट हो जाती है, द ग्रेन नीड्स टू बी सेपरेटेड, फिर इनको शेफ से यानी जो बांस वास होती है उससे सेपरेट किया जाता है। और ये किससे होता है? थ्रेसिंग से। और ये मशीन जो होती है थ्रेसिंग के लिए इसको कहते हैं कंबाइन। ये थ्रेसिंग भी करती है और हार्वेस्टिंग भी होती है इससे। तो फार्मर्स जो होते हैं छोटे वाले, वो क्या करते हैं, जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो शेफ को कैसे अलग करते हैं? विनोइंग के प्रोसेस से, जिसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो अब हम हार्वेस्ट फेस्टिवल के बारे में पढ़ते हैं। आफ्टर 3 और 4 मंथ, जब बहुत 3-4 मंथ का हार्ड वर्क करने के बाद जब फील्ड सूखती है, जब फार्मर बहुत खुश होते हैं और खुशी से झूम उठते हैं और इसको सेलिब्रेट करा जाता है। और अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम है, किसी में पोंगल कहा जाता है, किसी में बैसाखी, होली, दिवाली, नबान्या और बिहू। ये सब क्यों सेलिब्रेट किए जाते हैं? क्योंकि इस समय हमारी हार्वेस्टिंग होती है और इन्हें हम हार्वेस्ट फेस्टिवल्स भी कहते हैं। तो हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। जो स्टोरेज होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। और स्टोरेज किसकी की जाती है? जो क्रॉप से हमारी ग्रेन्स होती हैं उनकी। इफ़ द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर केप्ट फॉर लॉन्ग टाइम, अगर हम हार्वेस्टेड जो ग्रेन्स होते हैं उनको लॉन्ग टाइम तक रखें एकदम सेफ, तो वो मॉइस्चर, इंसेक्ट, रैट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे सेफ रहते हैं। हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मॉइस्चर, जो हार्वेस्टेड ग्रेन्स होते हैं उनमें मॉइस्चर होता है। इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन सीड्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, अगर फ्रेश हार्वेस्टेड ग्रेन्स को सीधा हम स्टोर कर दें बिना सुखाए, या तो वो ऑर्गेनिज्म से अटैक कर दिए जाएंगे वरना उनमें जर्मिनेशन हो जाएगा और वो ख़राब हो जाएंगे। हैज़ बिफोर स्टोरिंग, स्टोरिंग से पहले हमें उन्हें धूप में रखना चाहिए और उसके बाद पेस्टिसाइड्स डालने चाहिए जिससे वो सेफ रहे। आगे है हमारा फार्मर जो है हमारे, वो किस में स्टोर करते हैं ग्रेन्स को? जूट बैग्स में या फिर मेटलिक बिन्स में। हाउ एवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन, जो लार्ज स्केल स्टोरेज होती है वो ग्रेन्स की, वो सिलोज या ग्रेनरीज से करी जाती है जिससे कि जो पेस्ट है जैसे कि रैट्स और इंसेक्ट, इनसे हमारे जो ग्रेन्स हैं वो सेफ रहें। ड्राइड नीम लीव्स, घर में जब हम हार्वेस्टिंग करने के बाद ग्रेन्स को रखते हैं तब उनमें हम सूखी हुई नीम की पत्तियां डाल देते हैं
जिससे कि उसमें पेस्ट नहीं आते। फॉर स्टोरिंग के लिए कुछ गोदाम होते हैं या फिर कुछ बड़े बड़े से सिलोज टाइप के होते हैं जिनमें इंग्रेडिएंट्स को रखा जाता है और ये प्रोटेक्ट रहते हैं। अब हम पढ़ेंगे फूड फ्रॉम एनिमल्स के बारे में थोड़ा सा। यहाँ पे हमें कुछ टेबल है, इसमें हमें लिखना है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें एनिमल से मिलती है, हमें वो मेंशन करके लिखनी है कि वो हमें किन एनिमल से मिलती है। आफ्टर कंप्लीटिंग, इस टेबल को कंप्लीट करने के बाद हमें पढ़ना है प्लांट एनिमल के बारे में कि वो हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं। मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरिया, कुछ लोग जो कोस्टल एरिया नदी किनारे के पास रहते हैं वो अपनी डाइट में फ़िश को मेजर फूड के रूप में रखते हैं। इन प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट द फूड, हमने पिछली क्लासेस में ये फूड के बारे में पढ़ा था कि हम प्लांट से फूड कैसे लेते हैं। वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, जो हमारा क्रॉप प्रोडक्शन का प्रोसेस है उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ स्टेप्स आते हैं। सिमिलरली इसी तरह से हमारा एनिमल रियरिंग भी होता है, जिसमें उन्हें पहले रखना, उन्हें सही फूड प्रोवाइड करना, शेल्टर और उनकी केयर करनी पड़ती है। और ये किस लार्ज स्केल पे किया जाता है तो इसको एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। ये था हमारा साइंस का चैप्टर नंबर 1। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नई नई वीडियोस मिलती रहें। हम इसकी अगली वीडियो में हमारे क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। So bye, we will meet again with the question answers of this chapter.